हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अष्ट उदरी अध्याय अर्थात चरक संहिता के सूत्र स्थान का 19वें चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट क्या है, अध्याय परिचय अर्थात जो भी चैप्टर का नाम है अष्ट उदरी अध्याय उसके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर के बेस पे इसमें सब कुछ छिपा हुआ है। तो आइए देखते हैं अध्याय परिचय। तो इस चैप्टर्स में या इस अध्याय में हम लोग को क्या पढ़ना है, यहाँ पर पढ़ना है सामान्यज रोग, 48 प्रकार के सामान्यज रोग, सामान्यज रोग के बारे में पढ़ना है। 48 प्रकार के सामान्यज रोग। इस चैप्टर में आप 48 प्रकार के सामान्य रोग पढ़ेंगे, अर्थात टोटल जो जो डिजीजेज है सामान्य रोग का जो गणना किया गया है वो 48 है। तो अब इस चैप्टर में तो ये देख रहे होंगे, लेकिन हम लोग चरक सूत्र 19 के बाद जो 20वां चैप्टर होगा उसमें हम लोग नानात्मज रोग के बारे में बात करेंगे। नानात्मज नानात्मज रोग, उनकी संख्या हम लोग बात करेंगे 120, 140। नानात्मज रोग की संख्या 140 होती है। तो पहले हम लोग सामान्य रोग के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में वर्णित है, जो कि अध्याय परिचय के अंतर्गत आता है। और ये जो 48 नंबर सामान्य रोग हैं उसमें सबसे पहला जो रोग है वो उदर रोग है। जो पहले नंबर पे आता है उदर रोग, उदर रोग। इसकी संख्या कितनी होती है, उदर रोग की संख्या अगर संहिताओं में दिखाया तो 8 होती है। तो देखेंगे उदर रोग है, जैसा कि चैप्टर क्या है, अष्ट उदरीय अध्याय। अष्ट मीन्स 8, उदरी मीन्स उदर रोग, अर्थात जो सामान्य रोग में पहला जो प्रथम रोग है, जो फर्स्ट फर्स्ट जो डिजीज वर्डन है उसको हम लोग उदर रोग बोलते हैं। इसकी संख्या 8 होती है। इसी के नाम पर इसके चैप्टर का नाम हो गया अष्ट उदरी अध्याय। और जो अंतिम अंतिम जो रोग है, जो अंतिम रोग है वो है योनि व्यापद। वो क्या है, योनि व्यापद, योनि व्यापद, योनि व्यापद, ध्यान दीजिएगा, योनि व्यापद। इसकी संख्या होती है 20। तो उदर रोग की संख्या 8 होती है, योनि व्यापद रोगों की संख्या 20 होती है। तो ये आपको देखना है कि अध्याय परिचय में यहाँ पर 48 प्रकार के सामान्य रोगों का वर्णन है, और सामान्य रोग इस चैप्टर में वर्णित है। तो नानात्मक रोग कहीं ना कहीं 19वें चैप्टर 20वें चैप्टर में है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। और नानात्मक रोगों की संख्या 140 होती है। और इसमें जो देखा जाए सामान्य 48 रोग होते हैं, तो उसमें पहला जो वर्णन रोग का वर्णन है वो है उदर रोग। ये संख्या में 8 होते हैं। 8 का मतलब अष्ट हो गया, उदर का मतलब उदरी, अष्ट उदरी अध्याय। इसी के पहले रोग के नाम पर आधार पर इस चैप्टर का नामकरण हो गया अष्ट उदरी अध्याय। और इसका जो 48 से अंतिमवा जो रोग है, लास्ट डिजीज है, वो है योनि व्यापद, जिसकी संख्या 20 होती है। तो हम लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर साथ ही साथ इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि नानात्मक की बात हो गई तो 140 कैसे है। तो 140 में देखेंगे 3 प्रकार के होते हैं। वात नानात्मज होते हैं, वात नानात्मज, पित्त नानात्मज, नाना लिख रहे हैं मतलब नानात्मज हो जाएगा, और कफ नानात्मज, कफ नानात्मज। ठीक है, तो वात नानात्मज, पित्त नानात्मज, कफ नानात्मज। इसमें देखेंगे वात नानात्मज रोगों की संख्या होती है 80। कितनी होती है, वात नानात्मक रोग संख्या 80, पित्त नानात्मक रोग संख्या 40, और कफ नानात्मक रोगों की संख्या 20। इस तरह से टोटल जो संख्या काउंट करेंगे तो 140, 8 4 12 2 14, 140 नानात्मज रोग होते हैं। तो ये आपके इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। तो यहाँ देख रहे होंगे सेकंड पॉइंट, सिद्धांत विवरण। तो हम लोगों ने अध्याय परिचय के बाद जो फर्स्ट अध्याय परिचय था उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं सिद्धांत विवरण, अर्थात जो कंसेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है संख्या संप्राप्ति ऑफ सामान्य व्याधि। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि सामान्य व्याधियों की संख्या संप्राप्ति, अर्थात हम लोगों ने देखा कि जो सामान्य रोग टोटल कितने होते हैं 48। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे सामान्य रोग, सामान्यज रोग की संख्या कितनी होती है, कि संख्या कितनी होती है, ये 48 है। ठीक है ना, बट ये संख्या होगी, बट संख्या संप्राप्ति क्या होती है। तो हम लोग देख रहे होंगे कि इसमें पहला रोग उदर रोग था, वो 8 है। तो उदर रोग 8 है, तो इसका मतलब कि अन्य कोई और इसमें भी रोग है जो 8 संख्या में होते हैं। तो यस, तो इसी तरह से कि 8 भेद वाले कितने रोग होते हैं, 7 भेद वाले कितने रोग होते हैं, 6 भेद वाले कितने रोग होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं संख्या संप्राप्ति। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग बात करेंगे कि 8 भेद वाले रोग, 8 भेद वाले
रोग की संख्या कितनी होती है? ये होती है 4 रोग। 8 भेद वाले जो रोग होते हैं वो 4 होते हैं। तो 4 कौन कौन से होते हैं, इनका सिर्फ नाम देना है हम लोग को। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देख रहे होंगे 8 भेद वाले कितने रोग होते हैं? 4 रोग होते हैं। 8 भेद वाले कितने रोग हैं? 4 रोग हैं। उसी तरह से 7 भेद वाले टोटल रोगों की संख्या 3 है। और 6 भेद वाले 2 रोग होते हैं। 5 भेद वाले जो 12 रोग होते हैं। 4 भेद वाले 10 रोग होते हैं। और 3 भेद मतलब 3 प्रकार वाले जो रोग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 भेद वाले 3 रोग हैं। 2 भेद वाले 8 रोग हैं। 1 भेद वाले 3 रोग हैं। और 20 भेद वाले 3 रोग हैं। तो हम लोग नाम थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन नाम पूरा तो याद नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर याद करना है कि 8 वाले 4, 7 वाले 3, 6 वाले 2, 5 के वाला 12, 4 भेद वाले 10, 3 भेद वाले 3, 2 भेद वाले 8, 1 भेद वाले 3 और 20 भेद वाले 3। तो इसमें कुछ नाम देखेंगे। 8 भेद वाले में हम लोग ने देखा था सबसे पहला रोग कौन सा था? उदर रोग। इसलिए हम लोग देखेंगे 8 भेद वाले में 4 रोग कौन कौन से हैं? एक उदर रोग 8 होता है, मूत्राघात 8 होता है, क्षीर दोष 8 होता है ये, और रेतो दोष अर्थात शुक्र दोष 8 होता है। उसको देखेंगे 7 भेद वाले 3 रोग होते हैं, कुष्ठ रोग 7, पीड़िका विसर्ग, ये सबके 7 भेद होते हैं। उसको देखेंगे 6 भेद वाले 2 रोग, अतिसार उदावर्त दोनों के 6 भेद होते हैं। ठीक है ना। उसको देखेंगे 5 भेद वाले 12 रोग होते हैं। इसमें हम कुछ ही नाम ले रहे हैं क्योंकि 12 का नाम कहाँ लिख पाएंगे। तो इसमें गुल्म है, प्लीहा है, कास, श्वास, हिक्का, इन सभी के बाकी और भी अन्य हैं जिसके 12 मतलब 5 भेद होते हैं। 4 भेद वाले 10 रोग होते हैं जिसमें हम लोग कुछ ही का नाम लिख रहे हैं। अपस्मार, अच्छी रोग इत्यादि के जो भेद होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद देखेंगे 3 भेद वाले 3 रोग जिसमें सोफ है, किलास है, रक्तपित्त, ये सभी 3 प्रकार के होते हैं। उसको देखेंगे 2 भेद वाले 8 रोग होते हैं जिसमें हम लोग कुछ नाम ले रहे हैं। ज्वर है, कामला, ये सभी क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और देखेंगे 1 भेद वाले 3, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1 भेद वाले 3 रोग कौन कौन से हैं? महागद, उरुस्तंभ, संन्यास। ये एक मतलब कहने का मतलब कि महास्तंभ, उरुस्तंभ, महागद, उरुस्तंभ और संन्यास के सिर्फ एक ही टाइप होता है। पूछा जाएगा कि किस किस रोग के सिर्फ एक प्रकार होते हैं, तो हो गया महागद, उरुस्तंभ, संन्यास। उसके बाद देखेंगे 20 भेद वाले अर्थात 20 प्रकार के कौन कौन से रोग होते हैं? वो 3 रोग हैं। प्रमेह है जिसके 20 प्रकार होते हैं, कृमि रोग होते हैं जो 20 प्रकार के होते हैं, योनि व्यापद जो कि लास्ट होता है उसके 20 प्रकार होते हैं। तो इसको जब काउंट करेंगे, ऐड करेंगे, तो 3 + 2 + 12 + 10 + 3 + 8 + 3 + 3 + = 48। तो हम लोगों ने देखा था सामान्य रोग की कुल संख्या कितनी होती है? 48। बट इसको किस तरह से डिवाइड किया गया, इसको बोलते हैं सामान्य व्याधि की संख्या संप्राप्ति या संख्या संप्राप्ति ऑफ सामान्य व्याधि। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि त्रिदोषज की प्रधानता अर्थात कोई भी रोग है, ये जो भी रोग हो रहे हैं कहीं ना कहीं त्रिदोष वात पित्त कफ से परे नहीं है। वात पित्त कफ की ही इसमें प्रधानता होती है। तो ये हम लोग सिद्ध करेंगे कैसे। यहाँ देख रहे होंगे सिद्धांत विवरण का दूसरा पॉइंट अर्थात त्रिदोष प्रधान्यता, अर्थात इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज कह सकते हैं त्रिदोष की प्रधानता। अर्थात कोई भी जो रोग होता है, इससे पहले हम लोग सामान्य रोगों की बात किया है, उसमें त्रिदोष ही अर्थात वात पित्त कफ ही प्रधान होता है। इसको और इजी लैंग्वेज में कह दें तो त्रिदोष अर्थात वात पित्त कफ ही सब रोगों का आधार है। तो जो सभी रोगों का जो बेस है त्रिदोष वात पित्त कफ है। इसके बारे में चरक ने कैसे बोला है, तो ये आपके पॉइंट में क्वेश्चन में आया है या इसके आपके सिलेबस में है, तो इसको हम लोग को कैसे प्रूफ करना है। तो यहाँ पर चरक ने बोला है सभी प्रकार के निज रोग होते हैं वो वात पित्त कफ के द्वारा ही होते हैं। सभी प्रकार के जो निज रोग होते हैं अर्थात शारीरिक रोग जो होते हैं वात पित्त कफ के द्वारा ही होते हैं, क्योंकि शारीरिक दोष वात पित्त कफ होते हैं, इन्हीं के द्वारा शारीरिक रोग होते हैं। तो फिर चरक ने बोला है कि जिस प्रकार से मतलब पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। शकुनी सर्वम दिवसम अपि परिपतन स्वाम छाया न अति वर्तते। अर्थात कि शकुनी मतलब पक्षी क्या होता है? सर्वम दिवसति दिवसम अपि पूरे दिन, जिस प्रकार शकुनी अच्छा पक्षी सारे दिन आकाश में चारों तरफ उड़कर देश देशांतर को लांघ जाता है। जैसे कोई पक्षी होता है तो पूरे दिन अगर आसमान में उड़ता रहेगा तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात एक देश से दूसरे देश में लांघ जाता है, लेकिन पर वह अपनी छाया को कभी नहीं लांघ सकता, क्योंकि जहाँ जहाँ जाएगा उसकी छाया उसके साथ साथ वहाँ वहाँ जाएगी। तो कहने का मतलब कि जिस प्रकार से पक्षी जो है
जब पूरे दिन आकाश में उड़ते समय एक एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है, लेकिन वो अपनी छाया को कभी, अर्थात जो उसका प्रतिबिंब बनता है, उसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है, उसको कभी लांघ नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से अपने धातु अर्थात वात पित्त कफ की विषमता से रोग उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब कोई भी रोग बिना वात पित्त कफ या त्रिदोष से नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि शकुनी सर्वम दिवसम अपि परिपतन स्वाम छाया न अति वर्तते। तो जो पक्षी होता है पूरे दिन भले ही इधर उधर आसमान में उड़ता रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए, लेकिन स्वाम छाया न अति वर्तते, अपनी छाया को कभी नहीं लांघ सकता है। तो कहने का मतलब ये उपमा दिया है, तुलना किया है पक्षी से। तो ध्यान रखिएगा, त्रिदोष की प्रधानता की तुलना किससे की है? पक्षी की छाया से की है, कि जिस प्रकार से पक्षी अपनी छाया को लांघ नहीं सकता है, उसी प्रकार से संसार में कोई भी जो निज रोग होता है वो बिना वात पित्त कफ के बिना नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये बात कर लिया। आइए अब थर्ड नंबर पे बात कर लेते हैं कि निज आगंतुक संबंध, जो निज और आगंतुक का आपस में क्या संबंध होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे निज और आगंतुक संबंध, जो निज रोग होते हैं, आगंतुक रोग होते हैं, उसमें आपस में क्या संबंध होता है, या निज दोष आगंतुक दोषों में क्या संबंध है। तो हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि निज रोग कौन से होते हैं और आगंतुक दोष कौन से होते हैं, आगंतुक रोग कौन से होते हैं। निज रोग जो होते हैं वो शरीर में स्थित वात पित्त कफ की वजह से उत्पन्न होते हैं, जबकि आगंतुक का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि आगंतुक व्याधि कौन सी होती है। जैसे आप रास्ते में चल रहे हो, किसी ने डंडे से मार दिया, आप रास्ते में चल रहे हो, किसी पत्थर से लड़कर गिर गए, चोट लग गया, व्याधि हो गई। तो कहने का मतलब निज रोगों में सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर दोष प्रकोपित होते हैं। तो निज रोग जब भी उत्पन्न होगा, रोग उत्पन्न होने से पहले उसमें दोष प्रकोपित होंगे, दोष क्या हो जाएंगे? प्रकोपित होंगे। जबकि आगंतुक रोगों में सबसे पहले रोग होगा, देन दोषों का प्रकोप होगा, दोष प्रकोप होगा। तो यही फर्क है, बेसिक डिफरेंस ये है कि जो निज रोग होते हैं उसमें पहले दोष का प्रकोप होता है, जबकि आगंतुक रोग में मतलब पहले दोष का प्रकोप होगा, पुनः रोग की उत्पत्ति होगी, पुनः रोग उत्पत्ति होगी। पहले दोष का प्रकोप निज रोगों में, पुनः दोष की उत्पत्ति उसके बाद। लेकिन आगंतुक रोग में पहले रोग होगा, देन दोष का प्रकोप होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब हम लोग इसके संबंध के बारे में जान लेते हैं। तो संबंध अर्थात इन दोनों में क्या कोरिलेशन होता है, यहाँ देखेंगे कि किस तरह से संबंध है, निज और आगंतुक में संबंध कैसे होता है। तो चरक ने बोला है कि कोई भी आगंतुक रोग है, आगंतुक जो रोग होता है, मान लीजिए किसी ने डंडा से प्रहार कर दिया, आप चोट खा के गिर गए हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पहले दर्द होगा। आगंतुक रोग में मान लीजिए डंडा से मारा तो पहले क्या होगा? दर्द होगा, पहले दर्द होगा, लेकिन उसके बाद जो है वो वात पित्त कफ का प्रयोग अर्थात निज में कन्वर्ट हो जाएगा, निज रोग में कन्वर्ट हो जाएगा। निज रोग मतलब वात पित्त कफ का प्रकोप, ठीक है ना, का प्रकोप। पहले क्या होगा? पहले हो रहा है आगंतुक रोग, जो कन्वर्ट किस में हो रहा है? आगंतुक रोग कन्वर्ट हो रहा है निज रोग में। और निज रोग उसी तरह से देखेंगे, निज रोग पहले होता है और किस में बाद में कन्वर्ट किस में हो जाएगा? आगंतुक रोग में, आगंतुक रोग में। इसी तरह से आपको लिखना भी है। तो देखेंगे कि हम लोग पहला पॉइंट क्या लिखे कि आगंतुक रोग होता है, जब आगंतुक रोग होगा तो वो निज रोग में कन्वर्ट हो जाता है, और जो निज रोग होता है वो आगंतुक रोग में कन्वर्ट हो जाता है। जब बोला गया है कि आगंतुक निज के साथ संबंध बना लेता है और निज रोग आगंतुक रोग के साथ संबंध बना लेगा, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। अब बात आती है कि चिकित्सा किसकी करें, निज की करें कि आगंतुक की करें। तो यहाँ पर बोला गया कि जो पहले हो रहा है, जो पहले है वो प्रधान है। तो जो पहले है, जो मतलब चाहे निज रोग पहले हो रहा है तो वो प्रधान है। तो यहाँ पर देखिएगा इस केस में क्या है, ये पहले हो रहा है तो इसलिए प्रधान है। और निज रोग बाद में, ये आगंतुक रोग किस में कन्वर्ट हो रहा है? निज में, तो ये अप्रधान है, अप्रधान। उसी तरह से यहाँ निज रोग हो रहा है, पहले स्टार्ट निज रोग के रूप में हो रहा है तो ये प्रधान है, और जो बाद में कन्वर्ट हो रहा है आगंतुक रोग ये अप्रधान हो गया, अप्रधान। तो चरक ने बोला है कि सबसे पहले प्रधान रोग की चिकित्सा करनी चाहिए, सबसे पहले
प्रधान जो रोग है उसकी चिकित्सा स्टार्ट करनी चाहिए, बाद में आगंतुक रोग की चिकित्सा प्रारंभ करनी चाहिए। चिकित्सा पहले किसकी करनी चाहिए? जो पहले शुरू रहा है, चाहे वो आगंतुक शुरू हो रहा हो चाहे निज। आगंतुक पहले होगा, बाद में वो निज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसमें सबसे पहले आगंतुक रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। और अगर निज रोग उत्पन्न हुआ है, बाद में आगंतुक रोग में कन्वर्ट हो रहा है, संबंध बना लिया है, तो पहले निज रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। निज रोग यहाँ पर किस कंडीशन में रोग प्रधान है और इसकी चिकित्सा पहले करनी चाहिए। तो ये आपका उसका संबंध है। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हम लोग, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।